नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होती हैं और कंप्यूटर में मेमोरी किस चीज़ को कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस लेक्चर की। और सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी होगी कि मेमोरी आखिरकार क्या होती है और इसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है। तो लगभग लोगों को ये चीज़ पता ही होगी कि कंप्यूटर में जब भी कोई डेटा हम इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर उसे स्टोर करता है ताकि उस डेटा को प्रोसेस किया जा सके। तो स्टोर होने के लिए जो जगह लगती है उसे हम मेमोरी कहते हैं, उसी के थ्रू डेटा प्रोसेस होता है। इतनी सी चीज़ सबको ही पता होगी। स्टोर होने के कई डिवाइसेस के भी नाम पता होंगे। बस एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई डेटा हम इनपुट करते हैं, मान लीजिए ये कोई डेटा है जो इनपुट हो रहा है, तो इस डेटा को सिस्टम जब स्टोर करता है तो वो नॉर्मल फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, पहले उसको बाइनरी फॉर्म में बदला जाता है और फिर वो स्टोर होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इसमें डेटा को बाइनरी फॉर्मेट मतलब 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इतनी सी चीज़ समझ में आएगी नहीं? 2 पॉइंट मैंने बताए। डेटा को प्रोसेस करने से पहले कहीं पे रखा जाता है, उसको हम स्टोर करते हैं और उसको स्टोर करने के लिए डेटा को बाइनरी में बदला जाता है। डेटा बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। अगर आगे की तरफ बढ़ें और सबसे पहली चीज़ समझें कि मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेमोरी के 2 प्रकार हैं, एक आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ये भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि मेमोरी को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई भी तो 2 तरीके से होती है ना। सबसे पहले आप पढ़ते हैं तो कहाँ एडमिशन लेते हैं? प्राइमरी स्कूल में लेते हैं। और उसके बाद जब पढ़ते पढ़ते आप कक्षा 5 या आप आगे पढ़ते रहते हैं तो आप कहाँ पे चले जाते हैं? सेकेंडरी आप स्कूल में चले जाते हैं। इसी तरीके से मेमोरी भी जब आपके कंप्यूटर में आती है, मान लीजिए कोई डेटा है आपके कंप्यूटर में इनपुट हो रहा है, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। और उस पर जब कुछ अच्छा खासा काम हो जाएगा तो वो चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। इतने आसान सी चीज़ है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये चीज़ क्या चीज़ मैंने बताई कि जब भी डेटा इनपुट होगा वो कहाँ पर जाएगा? प्राइमरी स्टोरेज में जाएगा। अभी पूरी चीज़ मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी मोटी मोटी तौर पे ये समझ लीजिए कि डेटा जब सिस्टम में इनपुट होता है तो वो जाता है आपके प्राइमरी स्टोरेज में, और एक बार डेटा पे कुछ काम हो जाता है तो वो चला जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं प्राइमरी मेमोरी से कि आखिरकार प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। देखिए आसान भाषा में यहाँ पर लिखा है, नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट्स बनाने के लिए परेशान मत होइए। यहाँ पर लेक्चर देखें तो आपका उद्देश्य 2 होना चाहिए। पहला उद्देश्य होना चाहिए कि आपको मैं चीज़ें जो समझा रहा हूँ उसे अच्छे से समझिए, यही काम है लेक्चर का, यही इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो नोट्स ही ना दे देता। दूसरी चीज़ है, मैं की पॉइंट्स आपको बताता रहता हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखते रहा करिए। चलिए यहाँ पर अगर बात करें कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, आमतौर उसे डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करती है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेस यूनिट प्रोसेस कर रहा होता है। देखिए आसान सा समझिए, तो जब भी कोई डेटा प्रोसेस हो रहा होगा तो वो कहाँ पर होगा? प्राइमरी मेमोरी में होगा। समझ रहे हैं? किसी डेटा पे अगर काम हो रहा है प्रेजेंट में तो वो डेटा कहाँ होगा? प्राइमरी मेमोरी में ही आपको वो डेटा मिल जाएगा। आसान सी चीज़ है, डेटा प्रोसेस हो रहा है तो कहाँ पर मिल गया? प्राइमरी। और वो 2 तरीके से होता है, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। सर अब ये 2 शब्द क्या हैं? वोलेटाइल क्या है और नॉन वोलेटाइल क्या है? समझिए इस चीज़ को कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, मान लीजिए MS वर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, तो क्या होगा? आपका जो काम किए हैं, सेव नहीं किए हैं, तो वो कंप्यूटर से गायब हो जाएगा। तो ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के बाद ख़त्म हो जाती हों उसको हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के बाद भी रह जाती हों उनको क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। आसान सी चीज़ है, वोलेटाइल मतलब जो लाइट जाने के बाद ख़त्म हो जाए, नॉन वोलेटाइल ऐसी मेमोरी जो पावर कट होने के बाद भी रह जाए। अब बात करें प्राइमरी मेमोरी के पार्ट की, तो इस फिगर से समझिए तो बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है? 3 पार्ट में डिवाइड की गई है 3 तरीके से। पहली होती है रैम, अभी हम समझेंगे क्या होता है। दूसरी रोम, और फिर आपकी कैश मेमोरी होती है। अब ये क्या है, कैसे है, अभी सब समझेंगे। बस अभी के लिए ये चार्ट थोड़ा सा दिमाग में रखिए, इसमें से एक एक पॉइंट हम निकालेंगे और आराम से समझेंगे। चलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्राइमरी मेमोरी को 3 पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि हमने फिगर देखा, और शुरुआत कर दी गई आपके पहले पार्ट की जिसका नाम था रैम। अब सबसे पहली चीज़ जो पूछी जाती है कि भाई रैम का फुल फॉर्म क्या है, ये बता दीजिए। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है?
रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या चीज़? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल फॉर्म है आपके रैम का। अगर आगे की तरफ बढ़ें तो ये कहाँ पर होती है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है। जो आपका कंप्यूटर होता है उसके मदरबोर्ड पर ये चिप कैसेट की तरीके से लगी होती है। अगर आप साइज़ की बात करें तो 1 GB, 2 GB, 4 GB, कई साइज़ में ये रैम आती हैं। इसका मेन काम है प्रोसेसिंग करवाना। सिस्टम में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे आप सिस्टम में अभी अपने मोबाइल या कंप्यूटर में यूट्यूब देख रहे हैं, तो ये यूट्यूब कहाँ पर चल रहा है? ये यूट्यूब आपका रैम पर ही चल रहा है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो भी चीज़ करंट में प्रोसेस हो रही हैं वो सारी चीज़ प्रोसेस करने की जिम्मेदारी रैम की ही है। तो रैम का काम क्या है? डेटा को, जो प्रोसेस हो रहा है उस डेटा को होल्ड करना। यहाँ पर अगर देखें तो यह एक अस्थाई मेमोरी होती है। अस्थाई मतलब कि जो मेमोरी परमानेंट ना हो। अभी आप यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब कुछ देर में हट जाएगा तो आपके रैम से भी वो मेमोरी हट जाएगी। ये कोई भी डेटा सेव नहीं रखता है। लाइट जैसे ही गई ये ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो रैम के बारे में क्या याद करने लायक है? पहली चीज़, फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा काम, इसका क्या काम है? तो प्रोसेसिंग इसका काम है। जो डेटा प्रोसेस हो रहे हैं उसको होल्ड करने का काम ये करता है। तीसरी चीज़, ये किस टाइप की मेमोरी है? तो ये टेम्परेरी तौर पे डेटा को होल्ड करती है। इसे वोलाटाइल मेमोरी की कैटेगरी में रखा गया है। वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जो लाइट जाने के बाद अपने आप ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि स्टोर डेटा कंप्यूटर बंद होने के बाद डिलीट हो जाता है, जिसकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती, यह वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। चलिए अगर आगे बात करें कि जो आपका रैम होता है वो कितने टाइप में बटा है, तो वो 2 टाइप में बटा है, एस रैम और डी रैम में बटा है। एस रैम क्या होता है? तो एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर देखिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म। और अगर आगे की तरफ देखें क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, या फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है या ऑटो रिफ्रेश होती रहती है। इसमें डेटा को अधिक समय तक रख सकते हैं। यह महंगी मेमोरी होती है। इसके डेटा एक्सेस स्पीड अन्य रैम की अपेक्षा अधिक होती है। कुल मिलाकर याद आप क्या कर लीजिए, यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, और जो रैम है उनसे इसकी स्पीड अधिक होती है। इतना सा याद कर लेंगे, फुल फॉर्म याद कर लेंगे तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, इससे आगे कुछ इसमें पूछा नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेंगे। अगर बात करें दूसरे टाइप की, जो कि डी रैम है। अब डी रैम क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म है, और यह मेमोरी को जल्दी रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज होता है। ये सब मत पढ़िएगा, ये भी मत पढ़िएगा। अब उसकी स्पीड तेज़ है तो इसकी स्लो होगी, बस इतना जानते रहिए। फुल फॉर्म याद कर लेंगे तो भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। इससे ज़्यादा जानकारी की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। ठीक, चलिए अब आगे बात आती है दूसरी। देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, एक सेकंड में ऊपर की तरफ चलता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि रैम क्या होता है, रैम के जो टाइप हैं वो क्या क्या हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि आखिर ये रोम क्या चीज़ है और रोम के टाइप्स क्या हैं। एकदम आसान सा, बस सुनते जाइए, मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। तो रोम का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। रोम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा दिमाग में। रोम होता है, आपका नाम देख रहे होंगे, रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी मेमोरी जिसे सिर्फ रीड किया जा सके, इसमें कुछ राइट नहीं किया जा सके। रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन रोम जो होता है उसे सिर्फ रीड किया जा सकता है। इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है, इसमें कुछ भी आप राइट नहीं कर सकते हैं। इसको ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि इसमें डेटा को, जो ज़रूरी डेटा हैं उनको सेव किया जा सके। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक बार देख लेते हैं। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। यह एक नॉन वोलाटाइल टाइप की मेमोरी है, मतलब इसमें डेटा अपने आप से डिलीट नहीं होता है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली फाइलें जैसे बायोस होती है। अब कंप्यूटर को जो फाइल ऑन कर रही है वो इसमें रखी गई है। जैसे आपके घर में अलमारी होती है, अलमारी के अंदर होती है तिजोरी। अब तिजोरी जो होती है उसमें एकदम गहना वहना टाइप का आप रखते हैं, वैसे ही जो आपकी मेमोरी की सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसमें जो आपका रोम होता है वो तिजोरी होता है। कंप्यूटर की जो इम्पॉर्टेंट फाइलें हैं वो यहाँ पर रखी जाती हैं और इसमें कुछ बदलाव आप न कर पाएँ ये सुनिश्चित कर दिया जाता है। इसीलिए इसको क्या बनाया गया, रीड ओनली मेमोरी, कि सिस्टम इसे रीड कर सके सिर्फ, कि जैसे आप CPU दबाएं
बायोस की फाइल उठी, पढ़ी कैसे ऑन करना है, सिस्टम ऑन किया और वापस अपनी जगह पर चली गई। आप इसमें मान लीजिए कोई बदलाव कर देंगे तो अगले बार कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। इसीलिए इसको कैसी मेमोरी बनाई गई, रीड ओनली मेमोरी बनाई गई। पूछा जाता है बायोस का फुल फॉर्म क्या है, तो बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। शायद यहाँ पर मेंशन करना भूल गए हैं, लेकिन आप लिख लीजिएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म है। काम क्या है, सिस्टम को ऑन करने का, बूट करने की जिम्मेदारी इस फाइल की होती है। अब यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर अस्थायी रूप से लगी रहती है। यह एक महंगी मेमोरी है, मतलब ये कॉस्टली होती है। और इसको देखिए आप बाज़ार में अलग से उपलब्ध नहीं होती है, या मदरबोर्ड के ही साथ आती है। जैसे रैम होता है, आप रैम जाकर ले सकते हैं अलग से, लेकिन रोम जाकर अलग से ऐसे आप नहीं ले सकते हैं। अगर आगे बात करें कि यह कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की आपके सामने मिल जाएंगी, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। अब इसके फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर फुल फॉर्म एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर बात करें पी रोम की, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अब इसी में एक ई जोड़ दिया गया, मतलब इरेजिबल। तो क्या हो गया, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और अगले में एक और ई जोड़ दिया गया, मतलब पहले ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक और बाकी सब पुराना, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो क्या हुआ, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम का इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई पी रोम का इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर एक बार इसको सरसरी निगाह से मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक सेकंड ऊपर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आता है पी रोम, और पी रोम क्या होता है फुल फॉर्म बता दिया गया है। इस चिप में सिर्फ मतलब एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। प्रोग्राम में अगर कोई एरर हो गई है तो उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। कौन सी, पी रोम। पी रोम में क्या चीज़ बताई गई, एक ही बार प्रोग्राम सेव होगा, गलत है सही है जो भी है, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। ये तो एक समस्या थी। इसको जो है ओवरकम करने के लिए बनाई गई ई पी रोम। ई पी रोम क्या थी, ई पी रोम का नाम देखिए इरेजिबल है। इरेजिबल मतलब जिसे मिटाया जा सके। तो जो ये वाली रोम थी इसे मिटाया जा सकता था, लेकिन ऐसे नहीं कि गए फाइल डिलीट कर दिए दोबारा से लोड कर दिया, ऐसे नहीं। अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा इसमें सेव डेटा को हटाया जाता था और फिर से स्टोर कराया जाता था। और ये एक महंगी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप उठे और जाकर कर दिए, ऐसा नहीं है, ये एक महंगी प्रोसेस है। ठीक, यहाँ पर देखिए अल्ट्रा वायलेट्स के सामने, रेज के सामने रखा जाता है और नीचे की तरफ देखें तो इसमें डेटा जो डिलीट करना था वो काफ़ी कठिन था और इसमें स्टोर कराना कठिन और महंगी प्रक्रिया है। अगर लास्ट में बात करें तो ई पी रोम आ जाता है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इस चिप में ई पी रोम की समस्या को दूर किया। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम एवं डेटा को सुधार करने के लिए विद्युत का प्रयोग किया गया था। इसके लिए चिप को मदरबोर्ड से निकालने की आवश्यकता नहीं होती थी। यह एक सरल और सस्ती प्रक्रिया थी। तो इसमें, इसके पहले में क्या था कि अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा प्रोग्राम को एडिट किया जाता था, हटाया जाता था, और वो एक महंगा और कठिन प्रोसेस थी। उससे बचने के लिए इलेक्ट्रिक की मदद ली गई, ई पी रोम बनाया गया और इसमें विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डेटा को रिमूव या चेंज किया जा सकता था। इसके लिए मदरबोर्ड से रोम को अलग करने की ज़रूरत नहीं होती थी। आसान सी चीज़ हो गई थोड़ा। चलिए, इसके बाद आपकी एक कैशे मेमोरी आई। अब इसको आसानी से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, देखिए एक आपका CPU होता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक, देखिए आपका था क्या, CPU था। ठीक, थोड़ा सा गंदा बनाऊंगा, माउस से बना रहा हूँ। और दूसरा आपका ये हो गया रैम। ठीक है, दूसरा आपका हो गया रैम। ठीक, तो जब भी CPU को कोई डेटा चाहिए होता था वो जाता था रैम से, कहता था रैम भाई हमें डेटा दे दो, रैम वो डेटा दे देता था और काम होता था। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट होता था कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर प्रोसेस तो और तेज़ कर सकता था, लेकिन क्योंकि इसको बार बार रैम के पास जाना रहता था, रैम से डेटा लेना रहता था, इसलिए कंप्यूटर की ओवरऑल प्रोसेसिंग स्पीड धीमी हो जाती थी। मान लीजिए आपके टीम में 4 लोग हैं और एक लोग बहुत तेज़ काम कर रहे हैं, 2 लोग बहुत तेज़ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई आदमी अगर धीरे काम कर रहा है तो उसका इफ़ेक्ट पूरी टीम पे पड़ेगा और पूरी टीम की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर हो रहा था। तो इसके लिए कहे भैया बार बार तुमको यहाँ जाना पड़ता है, हम तुम्हें बीच में एक स्पेस दे देते हैं। बीच में क्या दे दिए, एक स्पेस दे दिए। अब CPU को कुछ चाहिए था, यहीं बगल निकला, कहा भाई ये डेटा दे दो, ये डेटा वहीं से ले लिया तुरंत। इसको इतनी दूर जाना अब नहीं पड़ता था।
तो ये जो बीच में स्पेस दिया गया इसी का नाम कैशे मेमोरी था। देखिए कैशे मेमोरी क्या है, आपकी मेमोरी, अब इसको कैश मेमोरी कहिए, कैशे कहिए, जो भी कहिए, पता नहीं क्या सही क्या गलत, लेकिन जो भी कहिए मामला यही है कुल मिला के कि यह मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होती थी और इसका काम क्या था, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देना। क्या काम था, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देना। कैसे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी, ये फिगर से आप समझ गए होंगे कि बार बार दूरी से जाकर सामान ले आना पड़ता था, डेटा को ले आना पड़ता था, ये जल्दी मिल जाता था यहाँ से, इसलिए प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई। आसान सी चीज़ है। चलिए, तो अगर बात करें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती थी, जैसा कि मैंने बताया कि जब डेटा स्टार्ट होता है कंप्यूटर में आना, इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में डेटा भेजा गया तो वो गया प्राइमरी मेमोरी में और उसके बाद आया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आमतौर पर जितनी भी होती हैं वो बाहर से जोड़ी हुई हैं, उसे आप निकाल भी सकते हैं। जैसे प्राइमरी जो है वो मदरबोर्ड में लगी है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डायरेक्टली आपके प्रोसेसर से जुड़ी नहीं रहती है, उसे आप निकाल भी सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। आमतौर पर यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है और कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है, मतलब अलग से ये जोड़ा जाता है आपके सिस्टम में। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो अस्थाई होता है। अब अस्थाई है तो ये कैसी हो गई, नॉन वोलाटाइल टाइप मेमोरी हो गई। लाइट जाने के बाद ये गायब नहीं होती है, अर्थात कंप्यूटर में बंद होने पर इसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है। कंप्यूटर लाइट गई तो डेटा आपका डिलीट नहीं होगा और आवश्यकता अनुसार इससे सेव फाइल या फोल्डर को भविष्य में ओपन करके देख सकते हैं। ये तो बेसिक सी चीज़ है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, मतलब इसमें ज़्यादा, जैसे आप कहते हैं ना हार्ड डिस्क 2 टीबी की है, 2000 GB स्टोर हो सकता है, 1000 GB स्टोर हो सकता है। तो ये 1000 GB 2000 GB जो होता है ये आपका हार्ड डिस्क ही होती है, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही होती है। जैसे आपका पेन ड्राइव हुआ, मेमोरी कार्ड हुआ, फ्लॉपी हुई, ये मैग्नेटिक डिस्क हुई, सॉलिड स्टेट ड्राइव हुई, सीडी हुई, डीवीडी हुई, ये सारी चीज़ आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ही आती है। और इन सब की स्टोरेज जो क्षमता है वो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में अधिक ही होती है। यहाँ पर देखिए डेटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। समझ रहे हैं, डेटा जो एक्सेस कर पाएगा वो प्राइमरी मेमोरी तेज कर पाएगा। क्या चीज़, डेटा एक्सेस करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी की अधिक होती है और सेकेंडरी मेमोरी की कम होती है, लेकिन डेटा को स्टोर करने की क्षमता वो सेकेंडरी की ज़्यादा होती है और प्राइमरी की कम होती है। ऐसे समझ लो कि जो ज़्यादा वजन लेके चलेगा वो धीमा होगा, तो सेकेंडरी मेमोरी आपका ज़्यादा डेटा लेके चल सकता है तो वो आपका धीमा होता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हम अगले लेक्चर में लेके चलेंगे, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, ज़्यादा टाइम का हो जाएगा। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहें। नमस्कार, जय हिंद।